नमस्कार आप सभी को। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जो टॉपिक है एग्ज़ाम में कई बार आता है, ठीक है। जिसमें से एक टॉपिक जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या हैं, ठीक है। चलिए उसको पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक बातों के बारे में पढ़ेंगे कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, कैसे चुना जाता है, ये सारी चीज़ें। चलिए, भारत की लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था में सबसे प्रतिष्ठित पद राष्ट्रपति का होता है। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ के अंदर जो सबसे बड़ा पद जिसे माना जाता है वो राष्ट्रपति का होता है, ठीक है। राष्ट्रपति भारत का राज्य का प्रमुख होता है, ठीक है। राष्ट्रपति जो है ना, भारत का राज्य का प्रमुख होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और स्ट्रेंथ का प्रतीक होता है, ठीक है। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसको कई सारे विशेषताएं होती हैं इसकी, जैसे कि राष्ट्र की एकता को रिप्रेजेंट करता है, भारत का पहला व्यक्ति होता है और भारत की यूनिटी को यानी अखंडता को भी रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है। ये पद समझ रहे हो। और भारत के राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं जाता है, क्योंकि देखो आपके सामने लिखा है वह भारत का प्रथम नागरिक है, तो इसलिए वो पद कभी भी खाली नहीं जाता, ठीक है। कभी राष्ट्रपति का जो पद है रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है, तो उनके स्थान पर तुरंत ही उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालते हैं, ठीक है। चलिए, जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में क्या होती है, निहित होती है, यानी कि शामिल होती है। कार्यपालिका का आपको पता है ये कानून लागू करती है, यानी कि कोई भी कानून जब तक लागू नहीं हो जाएगा, जब तक राष्ट्रपति द्वारा उस पत्र पर, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन ना हो जाए, ठीक है, तब तक वो कानून पूरे भारत में लागू नहीं होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। यह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं और अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है, यानी राष्ट्रपति की जो पावर्स हैं, राष्ट्रपति संविधान के द्वारा इनका यूज़ किया जाता है, या फिर राष्ट्रपति के अंदर जो नीचे अधिकारी आते हैं उनके तहत राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति देश की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, ठीक है। सेना जो होती है हमारी इंडियन आर्मी है, उनके जो सबसे बड़े सेनापति के रूप में राष्ट्रपति का पद है, उन्हें माना जाता है। समझ रहे हो, यानी कि सेना के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं जिनके द्वारा सारे ऑर्डर्स वगैरह पास किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। चलिए, राष्ट्रपति चुनाव लड़ने हेतु योग्यता, यानी कि क्या क्या योग्यताएं होती हैं अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं। पहला, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की आर्हता का यहाँ पे जो वर्ड है, यहाँ पे है क्वालिफिकेशन, क्वालिफाई, ठीक है भाई, स्पेलिंग वगैरह देख लेना, यानी कि योग्यता रखता हूँ। ओके, चलिए आगे देखते हैं। भारत सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय या अन्य पदाधिकारी के अधीन लाभ का पद धारण ना करता हो, यानी कि इस पूरे में जो लाइंस में एक ही कहने का मतलब है, जो राष्ट्रपति के पद का चुनाव लड़ रहे हैं वो किसी भी नौकरी पद या सरकारी नौकरी के पद पे ना हो, यानी किसी लाभ के पद पे ना हो, ठीक है। इसी अनुच्छेद में ये स्पष्टीकरण दिया गया है कि इस प्रयोजन के लिए भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल या केंद्र या राज्य सरकार के किसी मंत्री को लाभ के पद का धारक नहीं समझा जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें, यानी कि भाई आप प्रेसिडेंट बन रहे हो इंडिया के, किसी लाभ के पद के लिए नहीं बन रहे हो। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आपको समझ आ रही होंगी, इनको आप नोट करते रहना अपने नोटबुक में। चलिए, और आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपना रिव्यू कमेंट में दिया करो। आपका रिव्यू जैसा होगा तो आपके रिव्यू के अकॉर्डिंग वीडियोस भी अपलोड हो जाया करेगी।
ठीक है, आपका रिव्यू ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, चलिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। संविधान के अनुच्छेद 54 और 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रोविजंस, रूल्स दिए गए हैं। ठीक है, आर्टिकल 54 एंड 55 में प्रोविजंस दे रखे, रूल्स वगैरह दे रखे कि किस तरीके से इलेक्शन वगैरह होंगे। अनुच्छेद 54 में इस बात का निर्देश है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत देने का अधिकार किसे होगा। ठीक है, यानी कि आर्टिकल 54 में लिखा है कि वोट कौन करेंगे, और आर्टिकल 55 में बताया गया है कि निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी, यानी कि कौन से मेथड के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होगा और कौन से लोग वोट देंगे। ठीक है, अनुच्छेद 54 में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के माध्यम से होगा। ठीक है, और आर्टिकल 57 में ये बता रखा है कि री इलेक्शन के बारे में, कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है दोबारा से भी हो सकता है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है बस, आर्टिकल 57 याद कर लेना। चलो देखते हैं अनुच्छेद 54 में क्या क्या बातें कही गई हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी कि लोकसभा राज्यसभा के सारे सदस्य होंगे इसमें। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होंगे। ठीक है, राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं उनके भी मेंबर्स इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। इस निर्वाचक मंडल में, यानी कि इलेक्शन कमीशन में, संविधान के 17वें संशोधन के अधिनियम 1992 के द्वारा एक स्पष्टीकरण अंत्य स्थापित किया गया था। इसके अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में राज्यों की सूची में दिल्ली जो राजधानी है और पांडुचेरी जो एक यूनियन टेरिटरी क्षेत्र है उसे भी शामिल किया जाएगा। यानी कि 1992 से पहले दिल्ली और पांडुचेरी को शामिल नहीं किया जाता था वोटिंग के पर्पज़ से। ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, लेकिन अब वोटिंग की जा सकती है। ठीक है, अब दिल्ली और पांडुचेरी के यूनियन टेरिटरी जो स्टेट है इनको भी शामिल कर लिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन, इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन में इसमें यह है कि पब्लिक सीधा वोट नहीं करती है, पब्लिक के द्वारा जो नेता चुने गए हैं वो पार्लियामेंट में जाके वोटिंग करते हैं। यानी कि जो भी हमारा संसद का इलेक्शन की प्रक्रिया होती है उसमें जनता के द्वारा जो नेता लोग चुने गए हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट डालते हैं। ये है इसका सीधा सा मतलब। और डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है जहाँ पब्लिक वोट देती है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है, चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होता है स्टेट्स में, और पूरे भारत के लिए प्रधानमंत्री का, राज्यों के लिए चीफ मुख्यमंत्री का। तो ये सारी चीज़ें, निगम पार्षद, ये सब जिसमें डायरेक्ट ही पब्लिक वोट करती है। और समझदारी से हमें अपना नेता चुनना चाहिए, नहीं तो सारा भुगतान पब्लिक को ही भरना पड़ता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। ठीक है, और ये बिल्कुल ना सोचें कि उन लोगों का कुछ नहीं जाता, बिल्कुल जाएगा। अगर आप अपने वोट का सही से यूज़ करोगे तो उन लोगों को बिल्कुल जाएगा, नुकसान होगा, टेंशन ना लो, नुकसान सबका होता है। आप अपने वोट्स की पावर को समझो, अच्छे तरीके से उसका यूज़ करो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निर्वाचक मंडल के प्रावधान से स्पष्ट हो जाता है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। जनता स्वयं चुनाव द्वारा राष्ट्रपति को नहीं चुनती। संविधान सभा में इस प्रश्न पर काफ़ी बार बहस हो चुकी थी। अंत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन निम्नलिखित ठोस आधारों पर स्वीकार किया गया था। इसमें कुछ रीज़न दिए गए हैं, ये देख लो। भारत की बड़ी जनसंख्या जो लार्ज है, जिसकी एरिया बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग हैं, देखते हुए प्रत्येक निर्वाचन की व्यवस्था करना सिर्फ महंगा होता बल्कि समय की दृष्टि से भी अनुपयोगी होता। यानी कि एक तो एक्सपेंसिव भी हो जाता, उसकी जो इलेक्शन प्रोसेस है बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाती। यदि प्रत्येक निर्वाचन कर भी लिया जाता तो समस्या कम नहीं होती। अगर डायरेक्ट इलेक्शन करते फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट होती। शक्ति संघर्ष की संभावना बनी रहती है, यानी कि पावर के लिए झगड़ा फिर भी बना रहता है, क्योंकि पूरे देश की जनता द्वारा चुना गया राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की अधीनता कभी स्वीकार नहीं करता। यहाँ पे मंत्रिपरिषद की अधीनता का मतलब है प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री है, इनकी एक टीम होती है जिसे हम मंत्रिपरिषद बोलते हैं।
ठीक है। यहाँ पे मान लो प्रेसिडेंट मोदी जी हैं, ठीक है, और यहाँ पे कोई राष्ट्रपति, इनको भी बाय पब्लिक द्वारा चुना गया है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में टकराव हो जाता, तो इसलिए इन्होंने क्या करा कि राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट कर दिया, ताकि इन दोनों के बीच में टकराव ना हो, और जो भी प्रेसिडेंट और मंत्री परिषद मिलके जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह या डिसीजन, पॉलिसी, नीति निर्माण जो भी करती हैं, अगर राष्ट्रपति को सही लगता तो साइन कर देती हैं, या फिर सलाह मशवरा, ये सब सारी चीज़ें भी वो कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन एंड द पॉइंट वो सिग्नेचर हो ही जाता है। इन सब चीज़ों को भी हम पढ़ेंगे, राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या हैं जो पूछी जाती भी है एग्ज़ाम में। चलिए, आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी जो भी हमने अभी तक पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे निर्वाचन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, ठीक है। चलिए, सब्सक्राइब चैनल इफ यू लाइक दिस वीडियो।